सुंदरनगर राज्य अपनी समृद्धि और अपनी युवा शासिका राजकुमारी अवंतिका की बुद्धिमत्ता के लिए जाना जाता था। अवंतिका न केवल सुंदर थीं, बल्कि कला और साहित्य की भी बहुत बड़ी कदरदान थीं। इसी कमजोरी का फायदा उठाने के लिए दुश्मन राज्य क्रूरगढ़ ने एक योजना बनाई। उन्होंने अपने सबसे चतुर गुप्तचर आर्यमान को एक चित्रकार के भेष में सुंदरनगर भेजा। उसका लक्ष्य था सुंदरनगर के गुप्त रक्षा मानचित्र को चुराना, जो राजकुमारी के निजी कक्ष की तिजोरी में रहता था। आर्यमान सुंदरनगर पहुंचा। वो बेहद आकर्षक था और उसकी जुबान पर मिठास थी। उसने बाजार में अवंतिका का एक ऐसा चित्र बनाया जिसे देखकर पूरा राज्य दंग रह गया। खबर महल तक पहुंची और अवंतिका ने उसे दरबार में बुलाया। जब आर्यमान दरबार में आया तो उसने झुककर प्रणाम किया। महारानी, मेरी कला आपके सौंदर्य के आगे फीकी है। मैंने तो बस एक प्रयास किया है, उस तेज को कैनवास पर उतारने का जो सूरज को भी शर्मिंदा कर दे। अवंतिका मुस्कुराई, लेकिन उनकी आंखों में एक खोज थी। तारीफ के लिए शुक्रिया चित्रकार, पर सुना है तुम परदेसी हो। सुंदरनगर में किस उद्देश्य से आए हो? आर्यमान ने अपनी आंखों में एक बनावटी मासूमियत भरी। सिर्फ कला की तलाश में महारानी। सुना था यहाँ की हवाओं में प्रेरणा है, पर यह नहीं पता था कि यहाँ की शासिका ही साक्षात कला की देवी होंगी। अवंतिका प्रभावित हुई। उन्होंने आर्यमान को शाही अतिथि गृह में रहने की अनुमति दे दी। अगले कुछ हफ्तों में आर्यमान ने धीरे धीरे अवंतिका का विश्वास जीतना शुरू किया। वो उन्हें बागीचे में पेंटिंग सिखाता, शाम को कविताएं सुनाता और धीरे धीरे अवंतिका के अकेलेपन को भरने लगा। अवंतिका, जो राजकाज के भार तले दबी थीं, उन्हें आर्यमान में एक मित्र और प्रेमी दिखने लगा। एक शाम जब वे दोनों झील के किनारे बैठे थे, चांदनी पानी पर चमक रही थी। आर्यमान ने अवंतिका का हाथ थाम लिया। ये उसके मिशन का हिस्सा था, लेकिन उसे अवंतिका के हाथों की गर्माहट महसूस हुई। आर्यमान ने पूछा, अपनी आवाज में जानबूझकर कंपन लाते हुए। अवंतिका, क्या एक साधारण चित्रकार एक राजकुमारी से प्रेम करने का दुस्साहस कर सकता है? अवंतिका ने उसकी आंखों में देखा। उन्हें लगा कि यह सच है। फिर अवंतिका ने जवाब दिया, प्रेम पद नहीं देखता आर्यमान, ये तो बस दो हृदयों का मिलन है। मुझे तुम पर भरोसा है। आर्यमान का दिल एक पल के लिए सहम गया। भरोसा, ये शब्द उसे चुभा, लेकिन उसे अपना मिशन याद आया। उसे वो मानचित्र चाहिए था और आर्यमान ने कहा, अगर ऐसा है तो मुझे एक वादा चाहिए। क्या हमारे बीच कभी कोई दीवार नहीं होगी? क्या मैं तुम्हारे जीवन के हर रहस्य को अपना समझ सकता हूं? अवंतिका, जो अब पूरी तरह प्रेम में थी, और अवंतिका ने हामी भर दी और कहा, मेरा कुछ भी तुमसे छिपा नहीं है आर्यमान। मेरा हृदय और मेरा राज्य दोनों तुम्हारे लिए खुली किताब है। अमावस्या की रात तय की गई थी। क्रूरगढ़ की सेना सीमा पर तैयार थी। बस उस मानचित्र का इंतजार था। आर्यमान जानता था कि मानचित्र अवंतिका के शयन कक्ष की तिजोरी में है, जिसकी चाबी वो हमेशा अपने गले में पहनती थी। रात को आर्यमान अवंतिका के कक्ष में गया। उसने बहाना बनाया कि वो विदा लेने आया है, क्योंकि उसे अपने गांव जाना है। अवंतिका भावुक हो गई और बोली, तुम मुझे छोड़कर जा रहे हो? क्या हमारा प्रेम झूठ था? आर्यमान ने कहा, क्या मैं तुम्हें गले लगा सकता हूं? ये वो पल था। गले लगने के बहाने आर्यमान ने बड़ी ही सफाई से अवंतिका के गले से चेन खोली और चाबी अपनी मुट्ठी में भींच ली। और आर्यमान ने कहा, यह पी लो अवंतिका, यह हमारे मिलन की याद दिलाएगी। अवंतिका ने बिना किसी शक के वो प्याला पी लिया और कुछ ही देर में गहरी नींद में सो गई। आर्यमान ने तुरंत तिजोरी खोली। सामने वो नक्शा रखा था। उसने उसे उठाया। उसका मिशन पूरा हो चुका था। वो जीत चुका था। लेकिन जैसे ही वो जाने के लिए पलटा, उसकी नजर सोती हुई अवंतिका पर पड़ी। वो कितनी शांत दिख रही थी। आर्यमान के अंदर का गुप्तचर और प्रेमी आपस में लड़ने लगे। ये धोखा है, उसके दिल ने कहा। ये कर्तव्य है, उसके दिमाग ने कहा। दिमाग जीत गया। वो नक्शा लेकर खिड़की की ओर बढ़ा।
जैसे ही आर्यमान खिड़की से कूदने वाला था, पूरा कक्ष मशालों की रोशनी से जगमगा उठा। तभी एक आवाज आई, रुक जाओ आर्यमान। आर्यमान ठिठक गया। ये आवाज अवंतिका की थी। वो पीछे पलटा। अवंतिका बिस्तर पर नहीं थी, बल्कि दरवाजे पर खड़ी थीं, पूरी तरह से सचेत और राजसी वस्त्रों में। उनके हाथ में तलवार थी और आंखों में आंसू, लेकिन चेहरे पर कठोरता। आर्यमान हक्का बक्का रह गया और डरते हुए बोला, तो तुम जागी हो? तुमने तो वो शराब पी थी। अवंतिका धीरे धीरे आगे बढ़ी और बोली, वह शराब मैंने नहीं पी, मैंने उसे गमले में गिरा दिया था। जानते हो क्यों? आर्यमान ने भागने की कोशिश की, लेकिन सैनिकों ने उसे घेर लिया। अवंतिका मायूस होकर बोली, तुमने मेरे प्रेम का तमाशा बनाया आर्यमान। तुमने सोचा कि मेरे दिल का रास्ता मेरे राज्य के विनाश तक जाएगा। आर्यमान घुटनों पर गिर पड़ा। उसका खेल खत्म हो चुका था, लेकिन अजीब बात यह थी कि अब जब वो पकड़ा गया था, उसे अपने किए पर वास्तविक पछतावा हो रहा था। उसे एहसास हुआ कि नाटक करते करते उसे सच में अवंतिका से प्रेम हो गया था। आर्यमान गिड़गिड़ाते हुए बोला, अवंतिका, विश्वास करो, मेरा मिशन सच था, लेकिन मेरा प्रेम भी झूठ नहीं था। मैं आखिरी पल उनके रुक गया। अवंतिका ने कड़वाहट से हंसते हुए उसके हाथ से नक्शा छीन लिया और बोली, तुम रुके नहीं थे आर्यमान, तुम बस पकड़े गए हो। और याद रखना, जो प्रेम छल की नींव पर खड़ा होता है, वह उस कांच के महल जैसा होता है जो एक पत्थर लगने पर दो जाता है। तुमने हमारे बीच के विश्वास का महल तोड़ दिया। दरबार लगाया गया। आर्यमान को जंजीरों में जकड़कर पेश किया गया। मंत्रियों ने मृत्युदंड की मांग की। अवंतिका सिंहासन पर बैठी थीं। उनका दिल टूटा था, लेकिन उनका न्याय नहीं डगमगाया और घोषणा की, इस व्यक्ति ने राज्य के साथ गद्दारी की है, जिसकी सजा मौत है। जब अवंतिका ने घोषणा की, पूरा दरबार शांत हो गया था। तभी अवंतिका ने एक गहरा सांस लेते हुए बोली, लेकिन इसने मुझे एक बहुत बड़ी सीख दी है। इसने मुझे सिखाया है कि भावनाएं चाहे कितनी भी गहरी हों, कर्तव्य हमेशा ऊपर होना चाहिए। इसलिए मैं इसे जीवन दान देती हूं। आर्यमान ने चौंक कर ऊपर देखा और कहा, जीवन दान? मुझे मार दीजिए महारानी, आपके बिना जीवन वैसे भी सजा है। अवंतिका अपनी जगह से उठी और आर्यमान के करीब गईं और बोली, तुम्हें मृत्यु देकर मैं तुम्हें मुक्त नहीं करूंगी। तुम्हारी सजा यह है कि तुम वापस अपने राज्य जाओगे और अपनी पूरी जिंदगी इस बोझ के साथ जियोगे कि तुमने एक ऐसे इंसान को धोखा दिया था जिसने तुम्हें बिना शर्त चाहा था। पश्चाताप की आग मृत्युदंड से ज्यादा जलाती है। अवंतिका ने प्रहरियों को आदेश देते हुए बोली, इसे राज्य की सीमा से बाहर छोड़ाओ और ध्यान रहे, आज के बाद सुंदर नगर के दरवाजे छल कपट के लिए हमेशा बंद रहेंगे। आर्यमान को ले जाया गया। वो पीछे मुड़ मुड़ कर देखता रहा, लेकिन अवंतिका ने अपनी पीठ फेर ली थी।